हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों हम आज लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो। बच्चों इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें एंड प्लीज़ मेक श्योर बच्चों सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है केमिकल रिएक्शन के साथ। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन होता क्या है अपन जरा समझते हैं। तो क्या बोला गया है बच्चों, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को बच्चों अंडरलाइन किया है। क्या बोल रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। अब क्या बोला है बच्चों, इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि बच्चों ये बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे, केमिकल रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। मतलब कि बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होगी हम उसमें एटम के न्यूक्लियस के साथ कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम के न्यूक्लियस को हम डिस्टर्ब करते हैं या चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और ये हम कब पढ़ते हैं, ये हम पढ़िए क्लास 12th में। तो इस स्लाइड से बच्चों हम क्या सीखे कि केमिकल रिएक्शन में एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वह ऐसा कैसे करता है, वो अपने पुराने बॉन्डों को तोड़ता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि सर केमिकल रिएक्शन कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो भी केमिकल रिएक्शन है। हम बच्चों सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आगे आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमको दिया गया है इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, संकेत देना। सो द क्वेश्चन इज दैट कि हमको सर पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब बच्चों क्या होता है कि कुछ इंडिकेशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमको ये पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मेल। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कि बच्चों अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो या तो सर वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, या तो बच्चों वहाँ पे ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाती है, या फिर बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। अगर बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर घट जाएगा। या फिर बच्चों क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, जैसे एसिड को जब आप एक मेटल से रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस का बच्चों वहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। या फिर बच्चों लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, जब आप एक केमिकल सब्सटेंस को दूसरे केमिकल सब्सटेंस से मिलाते हो तो कभी कभार ना बच्चों इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल मतलब जो उसमें घुलता नहीं है, उस टाइप के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो अगेन कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गई, या तो चेंज इन कलर होगा, या तो चेंज इन ऑर्डर होगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। ओके, चलो बच्चों आगे देखते हैं। केमिकल इक्वेशन। बच्चों हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। अब जरा समझना मेरी बात बच्चों, हमने मैथ्स में तो इक्वेशन पढ़ी है। मैथ्स में इक्वेशन क्या करती है कि किसी भी एक सिचुएशन को हमको अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। अब केमिस्ट्री में बच्चों हुआ क्या कि हमारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो उनने क्या बोला, उनने बोला कि हमने हाइड्रोजन गैस ली, हमने ऑक्सीजन गैस ली, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला दिया तो हमारा वाटर बन गया।
तो पहले जब हम केमिकल रिएक्शन बच्चों किया करते थे तो हम उसको पूरी की पूरी एक कहानी के फॉर्म में लिखा करते थे, बट फिर आगे साइंटिस्टों ने सोचा कि यार ये पूरी इतनी स्टेटमेंट लिखने से बढ़िया है, क्या हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो उनने बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उनने क्या बोला, रिएक्टेंट को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और उनके बीच में क्या लगा देंगे बच्चों अपन, एरो। एरो क्या इंडिकेट करेगा, एरो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। समझे क्या? चलो बच्चों समझते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चों देखो, केमिकल इक्वेशन हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होगा बच्चों कि रिएक्टेंट का हम नाम लिखेंगे और प्रोडक्ट का भी हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। दूसरा सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन, उसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट का हम सिंबल लिखेंगे और प्रोडक्ट का भी हम क्या लिखेंगे, सिंबल, लेकिन उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। और फिर लास्ट में बच्चों हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अभी बच्चों मैं आगे जाके आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझाता हूँ। तो आगे क्या है बच्चों यहाँ पे कि एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये बच्चों हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, इसमें क्योंकि हमने स्पेलिंग लिखी है, और जब हमने सिंबल यूज किया बच्चों तो ये होती है बच्चों हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अब आगे देखो बच्चों, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट। मतलब कि सर ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और बच्चों जो केमिकल चेंज होने के बाद सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ क्या सबको? मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होती है सर, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं या फिर वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, केमिकल इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम, वर्ड के फॉर्म में। अगर हम सर रिएक्टेंट की स्पेलिंग लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगला क्या होता है बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में क्या होता है बच्चों कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल के फॉर्म में तो लिखते हैं लेकिन उनको अपन बैलेंस नहीं करते। मतलब कि जैसे कि बच्चों मेरे पास एक रिएक्शन मैंने लिख दी, यहाँ पे देखो MgO2 गिव्स यू MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन देखना बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बच्चों, 1 ऑक्सीजन। तो जब हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। ओके, चलो आगे समझते हैं। अब देखो बच्चों क्या पढ़ना है हमको, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। समझना बच्चों, क्या हुआ कि क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था। क्या था वो लॉ? वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इट स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि सर एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ना तो मास क्रिएट होगा ना तो मास डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास बच्चों किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। अब समझना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपके लिए, अगर बच्चों मैं एक इक्वेशन लिखता हूं H2 प्लस O2 will give you H2O. H2 प्लस O2 will give you H2O। अब समझना बच्चों यहाँ पे, सर यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का मास कितना है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 बच्चों क्या होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। यहाँ पे सर H2O में क्या होगा,
2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। ये क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये कब सीखा था हमने, क्लास 9th में। अब समझना बच्चों, ये कितना हो गया, 2 प्लस 16 2 जा 32, मतलब कि रिएक्टेंट का मास हो गया सर हमारा 34। ये 34 क्या है सर, 34 है मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की अगर बात करता हूँ बच्चों, तो 2 1 जा 2 प्लस 16, तो बच्चों प्रोडक्ट का मास कितना हुआ हमारे पास, 18। अब देखो बच्चों, रिएक्टेंट का मास है 34, प्रोडक्ट का मास है 18। तो बच्चों ये प्रॉब्लम जाती है कि जब हमारी कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, और ये अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। बट हमको तो पता है सर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो कराना पड़ेगा, तो इसलिए फिर हमारे साइंटिस्टों ने हमको एक तरीका सिखाया, और उस तरीकों को हमने क्या बोला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड होते हैं। मतलब कि बच्चों मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए, H2 प्लस O2 विल गिव यू H2, ये जो मैंने पहले लिखा था। अब समझना बच्चों, आपके रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन अब आगे समझो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं सर हमारे, 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होगा, 2 2 जा 4, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, कम वाली जगह पे। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थे इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब देखना बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करके दिखाएगी, मैं दिखाता हूँ करके। देखो भाई यहाँ पे मास कितना हो जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों बच्चों 2 क्यों, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे 2 और 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हाइड्रोजन का मास हो गया, प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ पे भी देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, 4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 36। यहाँ पे भी कितना हुआ बच्चों, 4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 36। तो आई थिंक अब सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है बच्चों, जिससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम वैलिडेट करा पाए, उसको हम वेरीफाई करा पाए। समझे क्या मेरी बात। अब बच्चों इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ओके, सिंस ये 1 शॉट वीडियो है तो बच्चों अब मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। अब देखो बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। तो हमको क्या पढ़ना है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी की सारी टाइप के रिएक्शन बच्चों आपकी बुक में मेंशन्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके हर एक टाइप की रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले टाइप की बच्चों जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब मैं बात करता हूं सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो वर्ड समझो बच्चों, वर्ड क्या है, कंबाइन होना मतलब जुड़ जाना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस साथ में कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2
और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू H2O। तो बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो बच्चों वहाँ से हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। समझे क्या मेरी बात? आगे देखते हैं बच्चों। अब कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है सर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों जब मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा। तो कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा सर, डिकम्पोजिशन में एक बड़ा सब्सटेंस टूट जाएगा, एक बड़ा सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है सर, और क्या सीखे, कॉम्बिनेशन में सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, तो डिकम्पोजिशन उल्टा है, और डिकम्पोजिशन क्या होगा सर, एंडोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि एंडोथर्मिक में सर हमको वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे? देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बच्चों इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस, मतलब कि एक बड़ा सब्सटेंस टूटेगा और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी अलग अलग टाइप की। कैसे होगी? अगर सर मुझे जो एनर्जी चाहिए है बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में मिली, जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो किसके फॉर्म में मिली, हीट के फॉर्म में, तो उसको मैं बोलूँगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो एनर्जी मुझे बच्चों किसके फॉर्म में मिली, सनलाइट के फॉर्म में, तो क्या बोलूँगा, फोटोलिसिस। और अगर वो एनर्जी बच्चों मुझे किसके फॉर्म में मिली, करंट के फॉर्म में, तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों, उसको इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या समझे बच्चों, डिकम्पोजिशन मतलब चीज़ को तोड़ना, और किसी को भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब वो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में मिलेगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के फॉर्म में मिलेगी तो फोटोलिसिस, और अगर करंट के फॉर्म में मिलेगी तो इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ क्या? अब एक एक करके हम इन तीनों प्रोसेस को समझते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। जब बच्चों एक सब्सटेंस हीट करने पे डिकम्पोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे मेरे पास बच्चों CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या होता है बच्चों, इसका कलर होता है ग्रीन, कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ग्रीन। और बच्चों कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। ये कलर आपको बच्चों याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो जब आपने इसको हीट किया बच्चों, तो ये क्या बनाया, ये बनाया CuO प्लस CO2, मतलब कि एक बड़ा सब्सटेंस बच्चों टूट के दो सब्सटेंस बना दिया। और जो CO कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, फोटोलिसिस, फोटो मतलब सनलाइट। तो जब एक सब्सटेंस को हम सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोलिसिस। एग्जाम्पल 2AgCl विल गिव यू 2G प्लस Cl2। अब AgCl का कलर क्या होता है बच्चों, व्हाइट। AgCl का कलर होता है बच्चों व्हाइट। और जब हम क्या करते हैं उसको बच्चों हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो क्या बना लेता है बच्चों, वो बना लेता है ग्रे कलर। और इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन हो गया है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का। क्लियर हुआ सबको? आगे समझते हैं बच्चों। कि जब भी कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है सर, किसकी मदद से डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ? देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि सर इलेक्ट्रिक करंट को पास करके जब किसी सब्सटेंस को तोड़ेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस।
अब क्या होता है बच्चों, समझना, मेरे पास एक सब्सटेंस है H2O। जब सर ये टूटता है ना बच्चों, जब ये क्या होता है, जब ये टूटता है, समझना बच्चों, यहाँ पे जब ये H2O टूटता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2 गैस प्लस O2 गैस। क्या बनाता है बच्चों, H2 गैस प्लस O2 गैस। ये बनाता है बच्चों H2 गैस प्लस O2 गैस। अब होता क्या है इसमें, जो H2 गैस होता है बच्चों उसका नेचर होता है पॉजिटिव, और जो O2 गैस होता है उसका नेचर होता है बच्चों नेगेटिव। H2 गैस का नेचर पॉजिटिव और O2 गैस का नेचर नेगेटिव। अब हमको तो चीज़ पता है, क्या पता है सर, कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये जो पॉजिटिव वाली गैस होगी बच्चे वो कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे, मतलब कैथोड पे क्या आएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। और जो ये नेगेटिव गैस है ये कहाँ पे आएगी बच्चों, एनोड पे, मतलब एनोड पे क्या आएगी बच्चों, आपकी ऑक्सीजन गैस। अब जरा समझो बच्चों, बहुत मजेदार चीज, अगर मैं इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2H2O, यहाँ पे क्या आएगा 2H2 और O2। तो समझो बच्चों कि जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आपकी आई है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा बच्चों डबल एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो आपको ये एग्जाम में बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच गैस इज डिकम्पोज्ड एट, विच गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस आई, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस आई। इफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैस इज सेम, क्या दोनों गैस का वॉल्यूम सेम रहा। तो आंसर क्या है सर, कैथोड पे आई हमारी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे आई हमारी ऑक्सीजन गैस, एंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस आर नॉट इक्वल। जो वॉल्यूम है ना बच्चों गैसेस के वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर सर, बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि सर जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हाइड्रोजन के आते हैं 2 मोल और ऑक्सीजन के आता है 1 मोल। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस का होगा हाइड्रोजन का वॉल्यूम उससे डबल होने वाला है। समझे क्या मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। जब हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है सर, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर, कम रिएक्टिव को उससे नीचे, उससे कम रिएक्टिव को उससे नीचे, और सबसे कम रिएक्टिव को सबसे नीचे। समझे क्या, तो देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है reactivity series of metal is a series in which the metal arrange in decreasing order of their reactivity। मतलब कि ऐसी सीरीज जिसमें हमने मेटल को अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ऊपर कौन आता है बच्चों, यहाँ पे सबसे ऊपर आता है पोटेशियम और सबसे नीचे कौन आता है बच्चों, गोल्ड। तो इसका मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन ये आया सर कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी। सर हमको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी जो हम अगले टाइप के रिएक्शन समझेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बताता हूं कैसे, समझो बच्चों। एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस एन एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। अब मतलब क्या लिखा है बच्चों कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। अब बच्चों हमको ये कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, ये बच्चों हमको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक। अब जरा बच्चों चलते हैं अपन पीछे वाले में। अब देखो बच्चों जिंक कहाँ पर है बच्चों, जिंक आ रहा है यहाँ पे, और कॉपर कहाँ पे है बच्चों, कॉपर आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जिंक ऊपर है मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे है मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक को लेके आएंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। समझे क्या, तो जिंक कॉपर को जब डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ZnSO4 प्लस Cu। देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, जब जिंक आया CuSO4 के सॉल्यूशन में तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। तो जिंक ने जब कॉपर की जगह ले ली तो क्या बना बच्चों, ZnSO4।
ZnSO4 और हमारा कॉपर क्या हो गया बच्चों, अकेला। तो इसका मतलब सर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो बच्चों आपकी एक क्लास है, तो आपकी क्लास में एक टॉपर है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा इंटेलिजेंट है, तो वो क्लास का टॉपर है। अब मान लो एक दूसरी स्कूल से एक बच्चे का एडमिशन होता है। अब वो बच्चा पहले वाले बच्चे की कंपैरिजन में जो टॉपर है अभी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कुछ टाइम बाद एक टेस्ट होगा, और अब सिंस ये न्यू एडमिशन वाला बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स पुराने बच्चे कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा आएंगे। तो अब क्या होगा, एक न्यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट आया और उसने एक कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट को टॉपर पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी प्रकार से बच्चों एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस आता है और वो एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर हुआ क्या? आगे देखो, आगे क्या है बच्चों, अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं बच्चों ZnNO3 मतलब कि जिंक नाइट्रेट, और वहां पे मैं किसको डालता हूं बच्चों, सिल्वर को डालता हूं, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बच्चों नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है बच्चों, आगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब पहले का कैटायन दूसरे के एनायन के पास चले जाएगा और दूसरे का एनायन पहले के कैटायन के पास, मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ, और इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अदला बदली। जैसे देखो बच्चों ये बेरियम है, बेरियम मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव, सोडियम क्या होगा, पॉजिटिव, सल्फर क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, BaSO4, और 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl। समझे क्या मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव आता है, लेस रिएक्टिव को हटा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। अब देखो भाई, पहले तो एक नोट पॉइंट बना लो, ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है सर जो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आगे क्या है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन कैटायन एंड एनायन इन एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड। तो बच्चों क्या होता है कि एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ मिलता है और वो क्या बनाता है बच्चों, इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब कि जो उसमें घुलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे सोडियम, यहाँ पे सिल्वर क्या है बच्चों, पॉजिटिव, नाइट्रेट क्या है बच्चों, नेगेटिव, सोडियम क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। तो सोडियम आ जाएगा यहाँ पे और Ag आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा AgCl। क्या बनेगा बच्चों, AgCl, और AgCl का बच्चों यहाँ पे बन रहा है प्रेसिपिटेट। अब जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, AgCl का कलर क्या था, क्या था, थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों फोटोलिसिस में। AgCl का कलर क्या था बच्चों, व्हाइट कलर। बच्चों इन कलर्स को हमको नहीं भूलना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों वर्ड में लिखा है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल करना। सिंपल सी बात है, एक एसिड आया एक बेस आया, दोनों एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि सर व्हेन एसिड एंड बेस react with each other they neutralize their effect and form salt। मतलब कि बच्चों एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी कि एसिड प्लस बेस आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब जरा समझो बच्चों, यहाँ पे इसको बच्चों एक रिएक्शन अपन खुद करेंगे पूरी।
मैंने बच्चों एक एसिड लिया HCl, एक बेस लिया NaOH। अब देखो बच्चों, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ गया, तो Na और Cl ने मिलकर क्या बनाया बच्चों, NaCl। अब एसिड क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है बच्चों H+, और बेस क्या रिलीज करता है, बेस रिलीज करता है OH नेगेटिव। और ये H+ और OH नेगेटिव जब साथ में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, H2O। तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, आगे देखते हैं। अब बच्चों फाइनली हम अपने वीडियो के एंड में आने वाले हैं, कुछ चीजें समझनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्या है, अगला है बच्चों इसका उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब कि बच्चों हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो इस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलेगी, एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ेगा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर घटेगा। क्लियर हुआ क्या सबको, आगे देखते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब मैं बात करता हूँ सर ऑक्सीडेशन की, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को ऐड करो, रिडक्शन हाइड्रोजन को ऐड करो, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को रिमूव करो, रिडक्शन ऑक्सीजन को रिमूव करो। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों साथ में हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ सबको। अब देखो भाई आगे क्या बोला है, आगे बच्चों हमको रिडॉक्स रिएक्शन बोला है। तो मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखो बच्चों आप, CuO कॉपर ऑक्साइड। अब बच्चों CuO ने क्या बनाया, कॉपर बनाया, मतलब कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन निकाल दिया। और जब कोई अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ऑक्सीडेशन। H2 हाइड्रोजन क्या बन गया, H2O, मतलब H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो जो ऑक्सीजन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो CuO ने ऑक्सीजन को निकाला, मतलब उसका हुआ रिडक्शन। H2 ने ऑक्सीजन लिया और H2O बनाया, मतलब उसका हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ क्या सबको। अगला एग्जांपल Fe3O4, मैं लिख देता हूं बच्चों, रिएक्शन है Fe3O4, Fe3O4। इसको बच्चों हमने हाइड्रोजन गैस से पास कराया, रिएक्ट कराया, तो इसने क्या बनाया सर, इसने बनाया 3Fe प्लस 4H2O। अब देखो बच्चों, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो Fe3O4 ने अपना ऑक्सीजन लूज किया, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे हुआ है हमारा रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ, ऑक्सीजन को लूज करोगे रिडक्शन, ऑक्सीजन को गेन करोगे ऑक्सीडेशन। आगे देखते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझने से पहले एजेंट क्या होता है। एजेंट बच्चों वो होता है जो हमको किसी काम में सहायता करे, हमारी हेल्प करे, वो होता है एजेंट। अब जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करने में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ऑक्सीडेशन होने में हेल्प कैसे करेगा, तो कोई इंसान ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प तभी करेगा जब वो अपना ऑक्सीजन निकाल के देगा। जब मैं अपना ऑक्सीजन निकालूंगा तभी ना आप मेरा ऑक्सीजन को ले पाओगे। तो मतलब कि सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं
वो अपना ऑक्सीजन निकाल के सामने वाले को दे देते हैं। और अगर उनने अपना ऑक्सीजन निकाल के सामने वाले को दिया, मतलब कि बच्चों उनका क्या हो गया, रिडक्शन। तो देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझोगे तो बहुत इजी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल के दूसरे को देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि वो दूसरे वाले का ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जब वो दूसरे वाले के ऑक्सीजन को ले रहे हैं मतलब कि उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को लूज करता है, मतलब जिसका रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है। बच्चों प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन और गिव हाइड्रोजन। तो समझे बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन देते हैं या फिर ऑक्सीजन को लेते हैं। अगला देखो बच्चों, कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनाना। कोई भी मेटल जब ऑक्साइड बनाता है, एक मोर स्टेबल फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है ना सर, एक मेटल ऑक्साइड बना रहा है और स्टेबल फॉर्म में आ जा रहा है, स्टेबिलिटी किसको नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, कि जो कोरोजन है, जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड का फॉर्मेशन, वो मेटल की सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाती है, और जब वो मेटल की सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाती है तो वो धीरे धीरे करके हमारे मेटल को खराब करना चालू करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोरोजन का आयरन के केस में बात करूं, हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब बच्चों जंग लगना। और जब आयरन में धीरे धीरे जंग लगती जाती है तो क्या होता है, हमारा आयरन पहले तो अपना बच्चों शाइनीनेस छोड़ देता है, उसके बाद बच्चों दिन पे दिन वो क्या होते जाता है, वीक होते जाता है। तो समझते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ लिखा है कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है विच कन्वर्ट अ रिफाइंड मेटल, जो एक रिफाइंड मेटल को कन्वर्ट करता है अ मोर स्टेबल फॉर्म, एक अच्छे स्टेबल फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वो स्टेबल फॉर्म होता है उसका ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड क्या करता है बच्चों, ये ऑक्साइड धीरे धीरे करके उस मेटल को खाने लगता है, और जब उस मेटल को खाने लगता है तो मेटल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके लूज होती जाती है। तो कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो कोरोजन अच्छी चीज नहीं है भाई, कोरोजन खराब चीज है। तो हमको क्या करना है, हमको कोरोजन से बचना है। अब उससे कैसे बचते हैं आगे समझते हैं। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है सर, चलो बच्चों एक स्लाइड डिलीट हो गई है, मैं आपको बता देता हूं। तो जब कोरोजन आयरन के केस में होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग से हम बच कैसे सकते हैं बच्चों, अरे हम सबको पता है यार, हमारे घर में जंग से बचने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, पेंट कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे बच्चों, हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, या फिर एनोडाइजिंग कर देंगे। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं बच्चों जिससे हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बच सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, राइट। चलो आगे देखते हैं, लास्ट है बच्चों हमारे साथ, अच्छा ये लिखा तो है बच्चों, ये स्लाइड है तो यहाँ पे है बच्चों, हमारे पास स्लाइड है, क्या लिखा हुआ है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड एनोडाइजिंग एक्सेट्रा। गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब कि गैल्वेनाइजेशन में सर क्या करते हैं, हम आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की,
तो क्या होता है, जब सर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिंक की लेयर खराब होती है और हमारा आयरन सुरक्षित रह जाता है। क्लियर, समझे क्या मेरी बात? आगे देखते हैं यार। लास्ट में क्या है बच्चों, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेनिसिडिटी। अब रेनिसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, समझो। हमने घर में बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई, समझे, मजा आ गया, एकदम खुशबूदार पनीर की सब्जी। अब उसको बच्चों अपन ने बढ़िया 1-2 दिन रखा छोड़ दिया। तो जब 1-2 दिन आप उसको रखा छोड़ दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगी। कैसे पता, उसकी स्मेल भी खराब हो जाएगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब सर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि वो पनीर की सब्जी रेनिसिड हो गई है। क्या हो गई बच्चों, रेनिसिड। तो व्हाट इज रेनिसिडिटी? व्हेन फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, ऐसे फूड आइटम जिनमें ऑयल और फैट होता है, कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, और वो जब एयर के कांटेक्ट में थोड़े लंबे टाइम तक रहते हैं, देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट चेंजेस, तो उनका टेस्ट और स्मेल बच्चों क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेनिसिडिटी। क्लियर? देखो भाई क्या बोला है, द फूड आइटम दैट कंटेन ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड ड्यू टू दिस दे गेट अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, दिस इज नोन एज रेनिसिडिटी। तो हम चाहेंगे बच्चों कि हम रेनिसिडिटी से बचें। तो रेनिसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं? स्टोरेज इन कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वैक्यूम पैकिंग रिटार्ड रेनिसिडिटी, naturally occurring antioxidant like vitamin C and vitamin E protect against rancidity. The nitrogen packing also serve as cushion to minimize breakage of the chips during the transport and prevent rancidity. अब देखो बच्चों, रेनिसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। एक तो आप आइटम को रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठंडे टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए तो बच्चों ठंडियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता, गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है। दूसरा, आप एयर टाइट कंटेनर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे तो एयर से वो चीज़ रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी तो रेनिसिडिटी नहीं होगी। अगला क्या कर दो बच्चों, आप वैक्यूम पैकिंग कर दो, वैक्यूम पैकिंग वही सेम चीज़ कि आपने उसको एयर टाइट कर दिया। अगला क्या करो बच्चों, आप नाइट्रोजन पैकिंग कर दो। अब नाइट्रोजन पैकिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन पैकिंग में नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को फर्दर रिएक्ट करने से वहां पे रोक लेती है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स द 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। इफ़ इन केस आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करो। आई मेक श्योर, आई प्रॉमिस बच्चों, मैं आपके कमेंट्स को रेगुलर रीड करता हूँ और मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली लेके आऊँगा। राइट, सो अगेन हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड मेक श्योर बच्चों चीज़ों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सी यू ऑल, बाय बाय।